हेलो, नमस्कार दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत भाग 16। रिसु, उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें स्कूल निकलना है। निधि रिसु को उठाकर तैयार कर देती है। उसकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही थी। निधि उसे उठाकर बाथरूम में ले जाती है और पानी के नीचे खड़ा कर देती है। जिया को वो आवाज़ देने ही वाली थी, तब थी एकदम से तैयार होकर सामने आ जाती है। क्या बात है रिसु, आज तो तुम्हारी मासी बिल्कुल फास्ट निकली। चलो, देर हो रही है। धीरज किसी से बात करते हुए नीचे उतरता है। एचपी, जल्दी से नाश्ता दो, मुझे लेट हो रहा है। जी भैया। कितनी बार बोला है आपको भैया नहीं बुलाने के लिए? आप मुझसे बड़े हैं, आप नाम से बुलाओ। जी भैया। फिर भैया। सॉरी। धीरज बाबा। हाँ, ये ठीक है। और बाकी सब कहाँ हैं? दादी माँ मंदिर गई है और सर और मैडम ऊपर रूम में हैं। निशा बेबी जिम में है। ठीक है, आप नाश्ता लगाइए, मैं सबको बुला कर लाता हूँ। वो मोबाइल उठाकर कॉल करने ही वाला होता है, तभी उसे सब आते हुए दिखाई दे जाते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग भाई, मैं भी हूँ यहीं पर। कौन? मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। डैड, आपको कोई दिख रहा है? नहीं धीरज, मुझे भी कोई नहीं दिख रहा है। डैड, आपको भी मैं नहीं दिख रही हूँ ना? अनीसा रोने का नाटक करने लग जाती है। मेरी पोती मुझे तो दिख रही है। दादी माँ के बोलते ही दोनों भाई बहन दौड़ कर आते हैं। धीरज उनको पकड़कर सोफे पर बिठाता है। कितनी बार आपको बोला है कि इस हालत में घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन आप कहाँ मेरी बात सुनती है? धीरज दादी माँ को डांट लगाते हुए बोलता है। क्या करूँ बेटा, इस चार दीवारी में रहते रहते मेरा दम घुटता है, इसलिए बाहर की हवा खाना निकल जाती हूँ। और इस बार तो बहुत ज़रूरी काम से गई थी। और ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था आपको, ये भी बता दीजिए। पंडित जी ने तुम्हारी लड़की की फ़ोटो दी है। सभी लड़कियां सुंदर और संस्कारी हैं, और तुम इसमें से एक लड़की पसंद कर लो और जल्दी से शादी कर लो, और जल्दी से मुझे परपोता या परपोती दे दो। उसे देखने के बाद मैं आराम से मर सकूंगी। दादी माँ धीरज के गाल पर प्यार से हाथ रख कर बोलती हैं। बस दादी माँ, आप रुकिए, आप तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट निकल रही है। और आप बीच में मरने की बात क्यों ले आती हैं? अब तो मैं और शादी जल्दी नहीं करूँगा, ना मैं शादी करूँगा, ना ही आपको परपोता मिलेगा, और ना ही आप उसे देख के मरेंगी। धीरज, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम ऐसा मत बोलो, हम उसके साथ खूब खेलेंगे। हो गया मेरा ड्रामा, या और कुछ बाकी है? मिसेस सिंह दादी पोते का प्यार देखकर बोलती हैं। विवाह, क्यों ऐसे बोल रही हो? माँ है मेरी। मिस्टर सिंह उसे रोकते हैं। तो समझा दीजिए अपनी माँ को कि मेरे बेटे की लड़की ढूंढने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने बेटे की लड़की अपने स्टैंडर्ड की चाहिए, ना कि कोई सड़क छाप जो बस सुंदर होगी और संस्कारी होगी और अपना मुंह उठाकर सिंह मंथन की बहू बन जाएगी। इसलिए माँ जी प्लीज़, आप अपने घुटने में दर्द बिल्कुल ना करें। मुझे अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए, ना कि आपके स्टैंडर्ड की सड़क छाप। मॉम, मम्मा। विवाह, ये क्या हरकत है? मिस्टर सिंह गुस्से से बोलते हैं। कोई बात नहीं कमल, बच्चे हैं, छोड़ो। माँ, आप देखती ये किस तरह से आपसे बात कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, हमने उसे बेटी माना है, भले ही उसने मुझे माँ नहीं माना हो। और अपने बच्चों का
बातों का बुरा क्यों मानना। चलो ना हम नाश्ता करते हैं। मॉम, आपने आज बहुत गलत किया है। सुरेश, धीरज जोर से चीखता है। जी जी भैया। गाड़ी निकालो। जी भैया। अपनी माँ को गुस्से में देखते हुए बाहर चला जाता है और जयराज को फ़ोन लगाता है। स्कूल पर आकर मिलो, नया प्रिंसिपल ढूंढना है। ओके सर। वो गाड़ी के सामने आता है। तुम चाबी दो, मैं खुद ड्राइव करके चला जाऊंगा। धीरज स्कूल पहुंचकर जयराज को कॉल करता है। कहाँ हो तुम? अभी तक आए क्यों नहीं हो? सर, आश्रम के पास बहुत ट्रैफिक है और मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आप अंदर जाकर बैठिए ना। ठीक है, जल्दी पहुँचो। फ़ोन को जेब के हवाले करते हुए धीरज अंदर चला जाता है। अंदर प्लेग्राउंड में सब बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते सब बच्चों में अचानक झगड़ा होने लग जाता है। एक छोटा सा बच्चा देव और रिसु, इन दोनों का झगड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। देव रिसु को धक्का दे देता है। उस दिन तो बड़ा बोल रहा था कि तेरे डैड आएंगे इंडिया से और वो तुझे बचाएंगे। वो तो तुझसे मुझसे मिलता भी नहीं है, फिर वो तुझे स्कूल क्यों नहीं छोड़ने आता है? कभी पीटीएम में तुम्हारे डैड क्यों नहीं आते हैं? उसी में से एक बच्चा आदि बोला, ये झूठ बोल रहा है, इसके डैड आ गए हैं। अगर इसके डैड आए होते तो पीटीएम में उस दिन आते नहीं। ये सब ऐसी बस झूठ बोलता रहता है, लूज़र। रिसु सारे बच्चों की बातें सुनकर उसे बुरा लगने लग जाता है। नहीं, मेरे डैड हैं और वो मेरे साथ साथ स्कूल भी आते हैं और मैं तुम लोगों को उनसे मिलवाऊंगा। कैसे मिलवाएगा? जब रहेंगे तभी तो मिल पाएगा। सब बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं। देव हंसकर बोलता है, मेरी मॉम बोल रही है कि इसके डैड कौन है किसी को पता ही नहीं है। ये बिना डैड का बेबी है। ये सब सुनकर रिसु के आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड वैभव आता है। क्यों सब परेशान कर रहे हो इसे? इसके डैड से तुम लोगों को कोई काम है? नहीं ना? ये मेरा दोस्त है, तुम लोग इसे परेशान मत करो। रिसु को सामने आता हुआ धीरज दिखाई देता है। फिर क्या था, उसके अंदर एक नया जोश और ऊर्जा आ जाता है। नहीं विभू, इन्हें मेरे डैड से मिलना है ना, तो आज मैं इन्हें अपने डैड से मिलवाऊंगा। वो दौड़कर धीरज के पास चला जाता है और पीछे से उसका पैर पकड़कर लटक जाता है। वो सामने किसी टीचर से बात करने में व्यस्त था। डैड, डैड। धीरज के कानों में जब एक बच्चे की आवाज़ पड़ती है तो वो नीचे देखता है। सर, आपका बेटा आपको बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। धीरज पीछे मुड़कर रिसु को देखता है। रिसु अपने आंसू भरे लाल आंखों से उसे देख रहा था। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? डैड। रिसु अपने दोनों हाथ उठा के उसे गोदी लेने की तरफ बोलता है। धीरज उस छोटे से बच्चे की विश पूरी करते हुए उसे गोद में उठा लेता है। अब आप मुझे बताओ क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो? आप वहाँ चलो ना डैड, मैं आपको सब बताता हूँ। रिसु उसे ग्राउंड की तरफ हाथ दिखाता हुआ बोलता है और उसे उधर चलने के लिए कहता है। धीरज भी उसकी बात मानकर ग्राउंड की तरफ चला जाता है। वो उसे नीचे उतरने के लिए कहता है तो धीरज उसे नीचे उतार देता है। हाँ तो देव और आदि, तुम्हें मेरे डैड से मिलना है ना, तो मिलो, ये है मेरे डैड। अब धीरज आश्चर्य से रिसु को देखने लग जाता है। बोली ना डैड, आप मेरे डैड हो। सब बच्चे धीरज को देखने लग जाते हैं।
धीरज रिसु को देखता है, जो उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था, तो उसका दिल तोड़ने का मन नहीं करता था। हाँ बेटा, मैं ही आपका डैड हूँ। अब ये तो बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ नहीं अंकल, हम लोग खेल रहे थे। ओके बाय रिशु। सब बच्चे भाग जाते हैं, केवल विभू बचता है। आओ विभू, मिलो हमारे डैड से। नमस्ते अंकल, अच्छा लगा आपसे मिलकर। पता है डैड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरे साथ रहता है। रिशु मैं जा रहा हूँ क्लास में, तुम भी आ जाओ। नहीं विभू, तुम जाओ, मैं अपने डैड से थोड़ी देर बात करके आऊँगा। इधर निधि के क्लास में कोई उसे कहने आता है कि रिशु का किसी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया है। निधि सुनकर चौंक जाती है। कहाँ? बाहर प्लेग्राउंड में। ठीक है, हम देखते हैं। वो बाहर जाती है तो देखती है रिशु किसी गोद पर चढ़ा हुआ है। वो पीछे से देखते उसे शक्ल नहीं दिख रही थी। निधि दोनों के पास पहुंचती है, दोनों बात करने में व्यस्त थे। बेटा, आपकी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा तो यहीं है। तो फिर चलो, मुझे मिलाओ अपनी मम्मा से। नहीं डैड, मैं अभी नहीं मिला सकता हूँ ना, मम्मा अभी क्लास में होगी। मैं जाऊँगा तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगी कि मैं क्लास में क्यों नहीं हूँ, बाहर क्यों खेल रहा हूँ। तो आप अपने क्लास में क्यों नहीं हैं? वो अभी तक हमारी मैम नहीं आई है ना, इसलिए हम सब बाहर खेल रहे थे। तो अब तो आ गई होगी ना मैम, मैं जाता हूँ, नहीं तो मम्मा देख लेगी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, रिशु बेटा, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये कौन है? धीरज जैसे ही पीछे पलटता है तब तो उसे सामने निधि दिखाई देती है। आप 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 यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ वो मैं। धीरज को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बोले। रिशु, आप इनके साथ क्या कर रहे हो? धीरज जब पीछे पलटता है तो सामने उसे निधि दिखाई देती है। निधि को देखकर उसकी नज़रें ठहर जाती है। निधि ने काले रंग का सूट चूड़ीदार पहना था और साथ में लाल कलर का जयपुरी दुपट्टा ले रखा था। बाल उसके खुले हुए थे जो उड़ उड़ कर उसके मुंह पर आ रहे थे और वो अपनी उंगली से पीछे कर रही थी। वो कुछ पल के लिए उसे देखता रह जाता है ना मेरी मम्मा हैंडसम? रिशु जो उसके गोद में चढ़ा हुआ था उसके कान में बोलता है, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ वही, अब समझ गए ना? तो आप अब मम्मा से जो पूछ रही है ना, आप आंसर दो। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ बोलो, धीरज संभलते हुए बोलता है। सर आप रिशु के साथ क्या कर रहे हैं? वो तो इसी से पूछो ना, ये कि मेरे साथ क्या कर रहा है। धीरज उसे नीचे उतार देता है। निधि रिशु का कंधा पकड़कर उससे झुककर पूछने लग जाती है, रिशु आप इनके साथ क्या कर रहे थे? कि तभी धीरज के पीछे से धीमी सी आवाज़ आती है, और नीचे मैडम जी, हमें तो कुछ तो दिखेगा। झुकने की वजह से सूट के गले से उसका शरीर दिख रहा था। धीरज भी अब उसकी तरफ ध्यान देता है। जैसे ही उसका ध्यान जाता है वो निधि का बाजू पकड़ के खड़ा कर देता है। ऐसे रहो, हिलना मत,
और झुकना तो बिल्कुल भी मत। निधि को समझ नहीं आ रहा था। धीरज पीछे जाकर देखता है तो कुछ लड़के दीवार के ओट में छुपे हुए थे, जो बस नाम के लिए स्कूल आते थे, हर साल फेल होते थे और स्कूल में अपना मटरगश्ती करते रहते थे। धीरज उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो सब धीरज को देखकर सकपका जाते हैं। बेदी सर। धीरज पीछे मुड़कर देखता है। तब तक सब लड़के भाग जाते हैं। पीछे कोई नहीं था। धीरज सामने देखता है तो ये सब गायब। ये सब कहाँ गए? कोई नहीं, इन्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। इधर निधि और रिशु की जंग चल रही थी। नहीं बेटा, वो आपके पापा नहीं हैं। नहीं मम्मा, वो हमारे डैड है। वो उस दिन स्कूल में मिले थे ना मुझे, फिर मुझसे मिलने वो मॉल भी आए थे। नहीं रिशु, मैं कह रही हूँ ना, वो आपके डैड नहीं है। एक काम करो, आप उनसे ही पूछ लो। आपके पापा बाहर गए हुए हैं बेटा? नहीं मम्मा, यही मेरे पापा हैं। ये आपके पापा नहीं हैं। ठीक है, फिर जो बाहर गए हैं ना, उनकी पिक तो मोबाइल में होगी ना, आप मुझे दिखा दो, मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। रिशु, हर बात में जिद नहीं करते हैं बेटा, बस ये समझ लो ये आपके पापा नहीं हैं। आपके पास पिक नहीं है ना? आप झूठ बोल रही हो ना, यही मेरे पापा हैं। रिशु। निधि उसके ऊपर हाथ उठा देती है। बीच में आकर धीरज उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या कर रही हो तुम? वो रिशु को गोद में उठा लेता है। देखो ना डैड, मम्मा मुझे मार रही है। छोटा सा बच्चा रोते हुए बोलता है। कोई बात नहीं बेटा, आप चुप हो जाओ, मैं मम्मा को मारूंगा। रही हूँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप क्लास की बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं खेलने आया था। ये खेलने का समय है? मम्मा सॉरी ना। क्या सॉरी? अभी आपकी क्लास से कंप्लेन आई कि आप यहाँ पर लड़ रहे हो। आप ऐसे काम क्यों करती हो बेटा? देखो ना डैड, मम्मा मुझे मार रही है। रिशु रोते हुए बोलता है। कोई बात नहीं बेटा, आप चुप हो जाओ, मैं आपकी मम्मा को मारूंगा। आप चुप हो जाओ। उधर से जिया भी आ जाती है। क्या हुआ निधि, तू रिशु पर हाथ क्यों उठा रही है? आज तक तो तूने ऐसा किया नहीं है। उसकी नज़र भी धीरज पर चली जाती है। सर आप, क्या नाम है तुम्हारा? जिया। लिसन जिया, तुम थोड़ी देर के लिए रिशु को लेकर जा सकती हो? ओके सर। धीरज रिशु को जिया की गोद में दे देता है। जिया उसे लेकर चली जाती है। धीरज गुस्से से निधि का घूर रहा था और उसका हाथ पकड़ के केबिन में ले आता है। क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए। निधि अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। धीरज उसको खींचते हुए अपने पास लेकर आता, उसका हाथ छोड़ देता है। तुम रिशु पे हाथ क्यों उठा रही हो? सर वो हमारा बेटा है और हमारा जो मन होगा हम उसके साथ करेंगे। मारूंगी पीटूंगी, जो मन होगा वो करूंगी। आप होते कौन है रोकने वाले? और आपने मेरे बेटे के दिमाग में क्या भर दिया है कि आप उसके पापा हो? मैंने उसके मन में कुछ भी नहीं भरा है। तो क्या उसे सपने आ रहे हैं आपके?
और आप क्या खुद को उसका पिता समझने लगे हैं? तो समझना छोड़ दीजिए, वो सिर्फ मेरा बेटा है। और अगर उसने आपको 2-4 बार डैड बुला दिया तो आप खुद को सच में उसका डैड मान मत लीजिए। वो आपका बेटा नहीं है, वो सिर्फ हमारा बेटा है, समझे आप? उसकी बकवास धीरज के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वैसे ही अपनी माँ की बात सुनकर सुबह से मूड ऑफ था। चुप, बिल्कुल चुप। ये क्या हमारा बेटा लगा रखा है? और मैंने कब बोला है कि वो मेरा बेटा है? और वो जो तुम्हारा बेटा है ना, वो खुद मुझसे लिपट कर डैड डैड बोलता है। मैं नहीं उसे बोलने गया था कि रितु मैं तुम्हारा डैड हूँ, आओ मुझसे गले मिलो। वो खुद आता है मेरे पास। मैं उसे क्यों गलत बोल रहा हूँ? गलत तो उसके माँ बाप हैं। सर, निधि उसका हाथ अपने मुंह पर से हटा लेती है। सर प्लीज़, खुद के रोमांस का सजा बच्चों को देती हो। सर, क्या सर? जब तुम लोगों को शादी नहीं करना होता है तो अपने रिश्ते में आगे क्यों बढ़ते हो? और आगे जब बढ़ते ही हो तो प्रिकॉशन यूज किया करो। और बाद में अपने नाजायज बच्चे को उसके पिता का नाम बताने में शर्म क्यों आती है? धीरज का गाल फिर से लाल हो चुका था। बस कीजिए सर, बहुत बोल लिया आपने। और हमारा बेटा नाजायज नहीं है, समझे आप? दोबारा अपने मुंह से हमारे बेटे के नाजायज शब्द मत निकालिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन हैं। और हाँ, हमारे बेटे से दूर रहिएगा। निधि रोते हुए उसके कैबिन से बाहर चली जाती है। धीरज अवाक होकर उसे देखता ही रह जाता है। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझ पर हाथ उठाया। और मैं भी क्या पागल हूँ? मैंने भी कैसा बोल दिया? मुझे किसी लड़के के बारे में ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी बोल दूँगा। नहीं, सॉरी नहीं। उसने मुझ पर हाथ उठाया है ना। जयराज को कॉल लगाता हूँ। कहाँ पर हो? बस सर, अब पहुँचने वाला। ठीक है, जल्दी पहुँचो। आ गए? नहीं सर, बस एक मार्केट में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। निधि वहाँ से सीधे वाशरूम में चली जाती है। पानी का नल खोलकर खूब रोती है। क्यों माता रानी, आपने हमारे साथ ही क्यों ऐसा किया? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? इस उम्र में लोगों को खेलने के दिन होते हैं, उस उम्र में आपने हम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। बच्चा क्या होता है हमें समझ तक नहीं थी, लेकिन हमने सोचा जब आपने हमें माँ बनाने का सोचा है तो हम ले लेंगे जिम्मेदारी। लेकिन माता रानी, ये क्या है? आज हमारे बच्चे को नाजायज़ कहा जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? अभी हमारे रिसु को इन सब की समझ भी नहीं है, लेकिन जब उसे इन सब की समझ होगी और वो अपने पिता का नाम पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? हम तो उसको असली नाम भी नहीं बता सकते हैं। हमें तो अपना नाम अमित बताया था, लेकिन उसका असली नाम क्या है हम जानते तक नहीं हैं। हम क्या करें माता रानी, में कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन होता है अपनी ज़िंदगी यहीं ख़त्म कर लें, लेकिन हमारे बाद हमारे बेटे का क्या होगा, ये सोचकर हम वो भी नहीं कर पाते हैं। प्लीज़ माता रानी, आप ही कोई राह दिखाइए, अब हमसे नहीं सहा जाता है। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। जिया बाहर से गेट खटखटाती है। निधि तू अंदर है? निधि प्लीज़ गेट खोल, मुझे टेंशन हो रही है। बोलना तू अंदर है, देख रिसु रो रहा है। हाँ मम्मा प्लीज़ आप बाहर आ जाओ ना, मैं डैड के पास नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर। और रिसु अच्छा बच्चा बनेगा, मैगी भी नहीं खाएगा, पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी नहीं खाएगा,
और डैड से भी बात नहीं करेगा और ना ही उसके बारे में पूछेगा। ऋषु बिल्कुल गुड बॉय बनकर रहेगा। प्लीज़ मम्मा बाहर आ जाओ। निधि गेट खोलती तो ऋषु उसे जाकर चिपक जाता है। निधि भी उसको गोद में उठा लेती है और बहुत प्यार करती है। सॉरी, वो कान पकड़कर बोलती है। मम्मा आपसे माफ़ी मांग रही है, दे दो। क्यों मम्मा, आप सॉरी क्यों मांग रही हो? गलती तो ऋषु ने किया है ना, अपनी मम्मा को झूठी बुला के, इसलिए आप सॉरी मत मांगो। ऋषु आपसे माफ़ी मांग रहा है। निधि उसे गले से लगा लेती है। मैं क्यों इतना इरिटेट हो रहा हूँ? धीरज जयराज का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जयराज उसके पास आने की बजाय निधि के पास चला जाता है और वो भी उसे निधि के पास खड़ा देख चुका था। मुझे नहीं इतना सोचना चाहिए, मुझे अपनी मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए। वो अपना लैपटॉप खोलकर बिजी हो जाता है। फिर भी उसका मन अजीब हो रहा था। उसे अपने थप्पड़ के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन निधि के कहे हुए शब्दों के लिए भी बुरा लग रहा था। एक बार सॉरी बोल ही देता हूँ। हाँ। वो उठकर निधि के क्लास की तरफ चला जाता है, लेकिन तभी उसे क्लासरूम में दिखाई दे रहा था। निधि जयराज के गले लगकर रो रही थी और वो उसके पीठ को सहला रहा था। धीरज जब ये देखता है तो पता नहीं उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथों में जो पेंसिल रहता है वो वहीं टूट जाता है। वो गुस्से में अपने कैबिन में वापस चला जाता है। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी नए भाग के साथ। तब तक के लिए कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। थैंक यू।